Everyone, in today's video we'll discuss the solution of immunology of June 2024 paper. इससे पहले के solutions already channel पे uploaded है and there is a playlist जिसमें important questions भी discussed है. The first question, match the following. Jules Baudet, the name the discovery was associated with the discovery of complement. तो जो complement system को discover करा था वो Sir Jules Baudet ने करा था. Edward Jenner, ये हमें पता है vaccination से related है, तो cowpox से जो protection काउपॉक्स के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस करी थी या स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस करी थी इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन दैट वाज गिवन बाय सर एडवर्ड जेनर डब्ल्यू ड्रेयर एंड जे बेनेट दिस इज एसोसिएटेड एज इट गेव अ हाइपोथेसिस दैट सेपरेट जीन्स एनकोड द वी एंड सी रीजन्स ऑफ एंटीबॉडी. तो बेसिकली जो एंटीबॉडी के वेरिएबल और कॉन्स्टेंट रीजन होते हैं उनसे रिलेटेड जीन्स जो है वो सेपरेट जीन्स प्रेजेंट होते हैं. दिस वाज गिवन बाय ड्रेयर एंड बेनेट. एंड पॉल अर्लिक, इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर पॉल अर्लिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. तो फॉलोइंग टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज. तो बेटा लिम्फोइड टिश्यूज का मतलब है लिम्फ टिश्यू, वो टिश्यूज जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और डिफेंस क्रिएट करते हैं. दीज टिश्यूज इंक्लूड लूजली अरेंज्ड लिम्फोसाइट क्लस्टर्स अराउंड विलाई एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड टॉन्सिल्स. क्योंकि ये म्यूकोसा एसोसिएटेड है तो यहाँ पे जो लोकलाइज रीजन है वो इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, विलाई के आसपास और हमारे टॉन्सिल्स के आसपास. मॉल्ट इज अ डिफ्यूज सिस्टम ऑफ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ lymphoid tissues found in various submucosal membrane sites of the body. तो ये छोटे छोटे लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं जो डिफ्यूज फॉर्म में, जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अलग अलग साइट्स पे. दीज साइट्स इंक्लूड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है. नाजोफेरिंग्स में थायराइड, ब्रेस्ट, लंग, सलाइवरी ग्लैंड, आई, स्किन. मॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टिश्यू दे आर एसोसिएटेड विद. अब मॉल्ट को फर्दर हम उसकी लोकलाइजेशन के बेसिस पे, उसकी साइट ऑफ प्रेजेंस के बेसिस पे हम उसे डिफरेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि बॉल्ट मतलब कि वो लिम्फॉइड टिश्यूज जो हमारे ब्रोंकस में प्रेजेंट है. गट में प्रेजेंट होगा तो गॉल्ट, लैरिंग्स में प्रेजेंट होगा तो लॉल्ट, कंजक्टिवा में प्रेजेंट होगा, कंजक्टिवा की म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा तो कॉल्ट, नेजल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होगा तो नॉल्ट, स्किन के साथ एसोसिएटेड है तो सॉल्ट, डक्ट एसोसिएटेड है डॉल्ट, DLALT हम बोलते हैं जो हमारे लैक्रिमल डक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं. तो इन शॉर्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है क्या, क्लस्टर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज जो कि प्रेजेंट है हमारी बॉडी में अलग अलग म्यूकोसल मेम्ब्रेन साइट्स पे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हेमेटोपोइसिस. हेमेटोपोइसिस एक वो प्रोसेस है जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करता है. तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को, ब्लड का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन इज टर्म्ड एज हेमेटोपोइसिस. तो इसमें अलग अलग तरीके के ब्लड सेल्स बनने स्टार्ट होते हैं, वो डेवलप होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं. डिफ्रेंशिएट मतलब मैच्योर होते हैं. कि अब जैसे अगर WBCs की बात करें, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ WBCs. ठीक है. सो दैट प्रोसेस इज डिफ्रेंसिएशन. Hematopoietic stem cells are pluripotent cells which have the ability to differentiate in various different cell types like granulocytes, erythrocyte, mast cell, monocyte, megakaryocyte and lymphocyte. तो hematopoietic cells जो है वो pluripotent है. एक वर्ड होता है totipotent. दीज आर नॉट टोटीपोटेंट, दीज आर प्लूरीपोटेंट, मतलब कि मल्टीपल पोटेंशियल. तो इनके पास पोटेंशियल है कि बहुत सारे टाइप के सेल टाइप्स बना सकते हैं. तो बिकॉज एज यू ऑल माइट बी नोइंग कि ब्लड सेल जो है वो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल नहीं है. उसमें ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास बहुत सारे आते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स. नेक्स्ट इज मास्ट सेल, RBCs, मोनोसाइट्स. तो ये सारे सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस. नेक्स्ट, हिंज रीजन ऑफ एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नियरली हमें हर पेपर में ही मिलता है. तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज समवर लाइक दिस. ठीक है. कि हमारे पास लाइट चेन्स होती हैं, हैवी चेन होती हैं, उनमें कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. हिंज रीजन इज एक्सटेंडेड पोर्शन बिटवीन CH1 एंड CH2. CH1 मतलब कि कांस्टेंट रीजन ऑफ फर्स्ट हैवी चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ सेकेंड हैवी चेन. तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, ये हमारे पास हो गई हैवी चेन, ये हमारे पास है लाइट चेन. आगे वाले रीजन है वेरिएबल रीजन और पीछे वाले रीजन हैं कांस्टेंट रीजन. ठीक है. तो जो हिंज रीजन है, हिंज आपको हिंज पता होगा कि इस टाइप से ये जो हिंज बन रहा है, ये हिंज रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, CH1 और CH2 से ये हिंज रीजन स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सटेंड हो रहा है पीछे की तरफ. ठीक है. CH1 and CH2 of lambda, delta and alpha heavy chain, they are rich in proline residues. यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं, प्रोलीन. However, this region is absent in mu and E class of immunoglobulins. The prominent amino acid of the hinge region are proline and cysteine. The cysteine residue facilitates the formation of disulfide bond. अब ये जो linked होते हैं आपस में, ये SS linkage, this is disulfide linkage. और ये disulfide linkage किसकी वजह से possible हो पा रही है, cysteine amino acid की वजह से.
facilitates in the formation of disulfide bond between identical heavy chain and presence of rich proline residues in the hinge region impart flexibility to FAB arm. और proline क्या कर रहा है, flexibility impart कर रहा है, और disulfide linkage किसकी वजह से हो रही है, cysteine की वजह से हो रही है. Next है human leukocyte antigen HLA. HLA play a major role in differentiating self and non-self and are produced by MHC genes. तो हमारी बॉडी में MHC genes होते हैं जिनको हम बोलते हैं major histocompatibility कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इन जीन्स से प्रोड्यूस होते हैं कुछ एंटीजन्स जिनको हमने बोला HLA. दे आर ऑफ क्लास 1, 2 and 3 टाइप. क्लास 1 आर ट्रांस. अब उससे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ में. मेरे को लगता है कि शायद सबको बहुत सारी डिटेल सब स्टूडेंट्स को ना पता हो, बट हाँ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सबको पता होगा कि जब भी एक पर्सन को ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करना होता है तो हम बोलते हैं ना कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है उसको ए का ही ब्लड देना पड़ेगा, या ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव का ही ब्लड देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये एक एंटीजन है. ए एंटीजन हमारे ब्लड में है, जिसके ब्लड में ए एंटीजन होगा हम सिर्फ उसी से ब्लड ले सकते हैं. अगर हम बी एंटीजन वाले ब्लड पर्सन का ब्लड लेने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रांसफ्यूजन डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा, मेजर ट्रांसफ्यूजन डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा. तो बेसिकली यहाँ पे जो एंटीजन है ब्लड से रिलेटेड, ये हमें पता है कि हमारा वाला ए है और जो नहीं है वो बी है. ठीक है, दिस इज सेल्फ एंड दिस इज नॉन सेल्फ. उसी तरह हमारे हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, हर सेल में स्पेशल एंटीजन्स प्रेजेंट है जिनको हम बोल रहे हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. तो कभी भी कोई ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट करा जाता है किसी थेरेपी के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उसमें जो क्रॉस मैच करा जाता है, जो मैचिंग करी जाती है कि ये ऑर्गन या ये टिश्यू कंपैटिबल होगा या नहीं होगा, वो किसके बेसिस पे करते हैं, HLA एंटीजन के बेसिस पे. ठीक है, तो इसके 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 टाइप. क्लास 1 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स इंक्लूडेड अल्फा हेवी चेन बाउंड टू बीटा माइक्रोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल. हमारी बॉडी के जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके ऊपर ये क्लास 1 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे. ठीक है, these present the antigen by cytosolic process. Class 2 molecules are glycoproteins that are primarily on APC. जो class 2 molecules होते हैं वो basically APCs के ऊपर, सिर्फ antigen presenting cells के ऊपर और बहुत सारी न्यूक्लिएटेड cells के ऊपर present होते हैं, and present antigen by endocytic pathway. Class 3 involve complement system, that is serum soluble protein and tumor necrosis factor. तो जो MHC के जीन्स हैं उनके 3 क्लासेस हैं, 1, 2, 3. क्लास 1 हमारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट है. क्लास 2 जो है वो ज़्यादातर हमारे जिन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं APCs, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं. और क्लास 3 एक्टिवेट करता है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, ट्रू एंड फॉल्स. HLA एंटीजन्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. क्या HLA एंटीजन्स, अभी हमने पढ़ा, सारे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज फॉल्स. इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नॉन स्पेसिफिक. ये भी फॉल्स है. हर एक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही रिएक्ट करती है. हैप्टेन कैन नॉट इलिसिट एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ऑन इट्स ओन. ट्रू. हैप्टेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस पेपर्स में, कि हैप्टेन जो होते हैं वो एंटीजेनिक नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो इनको किसी न किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होना पड़ता है. इंटरफेरॉन गामा इज प्रोड्यूस बाय T सेल्स ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन. यस, वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे इंटरफेरॉन गामा प्राइमरीली रिलीज होता है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम. ये जितने भी इनेट और अडेप्टिव को हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं सेपरेट वीडियोस में, सो यू कैन विजिट द चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट. इनेट इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. हमारी बॉडी नॉर्मली बीमार नहीं हो रही, नॉर्मली हर टाइम सबसे मेन चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में जो हमें माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस हमारे आसपास जो इतने ज़्यादा प्रेजेंट है उनसे हमें प्रिवेंट कर रही है, तो वो हमारी इनेट इम्यूनिटी है. इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन. जब इन्फेक्शन नहीं भी स्टार्ट होता, ये तब भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और हमें प्रोटेक्ट कर रही है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर पैथोजन बट इन जनरल इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज कॉमनली फाउंड मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ पैथोजन. जनरली क्या होता है, एक इम्यूनिटी होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब, वायरस, बैक्टीरिया कुछ एंटर हो गया और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है तो वो डिफेंस कर रही है. ठीक है, लेकिन इनेट क्या है, इनेट इम्यूनिटी वो है जो फर्स्ट लाइन है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रिवेंटिव एक लेयर बना रही है कि वो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर ही ना हो पाए. जैसे कि स्किन सबसे बड़ा बैरियर हमारी बॉडी का. ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है टेक्स मच लॉन्गर टाइम देन द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स टू बिकम एक्टिवेटेड एंड रिस्पॉन्ड. इट कैन टेक डेज और इवन वीक्स, बट अडेप्टिव इम्यूनिटी इज मोर पैथोजन स्पेसिफिक. इसका एडवांटेज है ये पैथोजन स्पेसिफिक है. हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया एंटर करेगा स्पेसिफिकली उस बैक्टीरिया को कैसे किल करना है उस पर काम करेगी. ठीक है, एंड ऑल्सो हैज़ मेमोरी. अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड पोस्ट एक्सपोजर टू द
पैथोजेनिक एंटीजन। पोस्ट एक्सपोजर मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीजन, वो माइक्रोब एंटर हो गया, उसके बाद अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होती है। द रिस्पॉन्सेज आर टेलर मेड टू स्पेसिफिक एंटीजन challenges एंड आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली लाइक इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है जो हर तरीके के माइक्रोब से हमें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक है। अगर मान लो दो तरीके के बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया 1 एक बैक्टीरिया 2 हमारी बॉडी में एंटर करे, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो डिफरेंट होगा और इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो डिफरेंट होगा ड्यू टू द अडेप्टिव इम्यूनिटी। Naturally acquired immunity results when the body fights the pathogen and recover, or when preform antibodies are provided via the placenta and mother's milk. अब जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी है, ये नेचुरल भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल मतलब कि हमारी बॉडी ने इस इम्यूनिटी को खुद जनरेट करा है, खुद एक्टिवेट करा है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज अगर एंटर हुई, मदर के थ्रू हमें मिल गई, तो दैट इज नेचुरली। व्हेन द बॉडी फाइट्स द पैथोजन और रिकवर्स, और व्हेन प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, तो अगर हमें मदर मिल्क से जो बेबीज होते हैं, जो इन्फेक्टेंट होते हैं, या प्लेसेंटा के थ्रू उन्हें मदर से जो बॉडी मिल रही एंटीबॉडीज मिल रही है, तो वो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें कब मिलेगी? अगर हम वैक्सीन वगैरह लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सो दिस इज अ डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस फॉर्म में करना चाहें तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट स्टिल फॉर योर रेफरेंस आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है तो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक होती है किसी एक सिंगल एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीजन के अगेंस्ट काम करना, लेकिन अगर कोई एंटीबॉडी सिर्फ एक ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है तो वो हो गई मोनोक्लोनल। अगर कोई एक एंटीबॉडी है जो बहुत सारे मिक्सचर से बनी हुई है और वो बहुत सारे एंटीबॉडीज के अगेंस्ट काम कर सकती है तो उसको बोलेंगे पॉलीक्लोनल। ये प्रोड्यूस होती है सेम टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल से, लेकिन जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज है वो अलग अलग टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। इसमें हमें कॉस्ट देनी पड़ती है प्रोड्यूस करने के लिए। पॉलीक्लोनल नॉन एक्सपेंसिव होती है, टाइम रिक्वायर्ड रिलेटिवली लॉन्गर टाइम टू प्रोड्यूस, लेकिन पॉलीक्लोनल को प्रोड्यूस करना बहुत ईजी है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक क्योंकि मिक्सचर है, बहुत सारे एंटीजन के अगेंस्ट एक ही बार में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। मोनोक्लोनल एक सिंगल एंटीजन को, स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट कर रही है तो ये हाईली स्पेसिफिक है। ये बहुत सारे एंटीजन को टारगेट कर सकती है तो ये लेस स्पेसिफिक है। नेक्स्ट आ जाता है टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स आर टी एंड टी सेल्स आर बोथ लिम्फोसाइट्स दैट डिस्ट्रॉय हार्मफुल सेल्स। तो ये दोनों ही लिम्फोसाइट के ही एक टाइप है। दे डिफर इन देयर रोल इन द इम्यून सिस्टम, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू थ्रेट एंड हाउ लॉन्ग इट टेक टू अटैक देम। इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और कितना टाइम लगता है पैथोजन पर अटैक करने में। NK cells are part of innate immunity system, which is body's first line of defense against infected and disease cells. और T cells की बात करें, इन टी सेल्स की, टी लिम्फोसाइट्स की, दे आर पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम विच रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक थ्रेट्स एंड लॉन्चेस टारगेटेड अटैक्स। तो नेचुरल किलर सेल्स हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट है एज अ डिफेंस सिस्टम, लेकिन टी सेल्स तब एक्टिवेट होंगे अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करेगा। NK सेल्स डोंट नीड एक्टिवेशन टू अटैक, लेकिन टी सेल्स एक्टिवेट होंगे विद रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। NK cells respond more quickly than T cells, beginning to kill within 3 days of infection. It takes about a week for the body to identify a specific threat and create the T cells required to fight it. NK cells जो है अगर बॉडी के अंदर पैथोजन एक्टिव एंटर हो रहे हैं तो ये उसको किल कर देंगे बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 days, लेकिन T cells को एक्टिवेट होकर टारगेट करने में 1 week लग जाएगा। NK cells and T cells have similar cytotoxic pathways and respond to the same cytokines. However, there are differences in cytokine production. दोनों का ही काम है साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करना, मतलब कि सेल को किल करना, ठीक है। दोनों ही साइटोकाइंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोकाइंस, लेकिन कौन से साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, वो दोनों सेल्स में डिफरेंट होते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, NK सेल्स इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ये नॉन स्पेसिफिक। ये MHC रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि कौन से MHC क्लास एंटीजन्स के अगेंस्ट कौन से टी सेल्स एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे MHC रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। रिक्वायर्स प्राइमिंग, मतलब यहाँ पे एक रिस्पॉन्ड की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पे प्राइमिंग नहीं चाहिए। इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है। साइटोटॉक्सिक सेल्स की मेमोरी होती है कि इफ़ द सेम माइक्रोब एंटर द नेक्स्ट टाइम तो ये उसको और विग्रेसली किल करेंगे। NK सेल्स की मेमोरी नहीं होती। नेक्स्ट इज इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन रिएक्शन। दोनों ही एक तरीके के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन मेन फर्क क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन इज दैट इम्यूनोप्रेसिपिटेशन इज यूज्ड टू आइसोलेट स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम अ सैंपल। इम्यूनोप्रेसिपिटेशन हम किस लिए कर रहे हैं? किसी एक प्रोटीन को बाइंड करने के लिए। एक सैंपल के अंदर से अगर हमें एक प्रोटीन टेस्ट करना है या एक प्रोटीन आइसोलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एंटीजन्स को क्लम्प करता है विद देयर एंटीबॉडी की, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं और उनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है,
ठीक है। सो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, इट यूजेज एन एंटीबॉडी टू प्रेसिपिटेट विद अ स्पेसिफिक प्रोटीन आउट ऑफ अ सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे एक एंटीबॉडी यूज़ करी किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट जो हम आइसोलेट करना चाहते हैं एक सोल्यूशन में से। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इज ऑफन यूज टू एनरिच लो अबंडेंस प्रोटीन इन अ सैम्पल सो दैट दे कैन बी डिटेक्टेड। ज़्यादातर अगर हमें किसी सैम्पल के अंदर कोई एक कम मिलने वाला प्रोटीन चेक करना है, या कोई सपोज मान लो कोई पैथोजन है और हमें उस पैथोजन का एक स्पेसिफिक प्रोटीन पता है, अगर मुझे एक सैम्पल के अंदर ये चेक करना है कि ये पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं, तो हम एक तरीका होता है उस पैथोजन का एंटीजन चेक करें, एक तरीका ये भी होता है हम उस पैथोजन के प्रोटीन्स चेक करें। ठीक है। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस। अग्लूटिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम एंटीबॉडीज को रिएक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एंटीजन के साथ, जैसे कि बैक्टीरिया, आरबीसीज, किसी भी चीज़ के साथ। अग्लूटिनेशन कैन बी ऑब्जर्व मैक्रोस्कोपिकली, मतलब नेकेड आई से भी हमें नजर आ जाती है। अगर आप लोगों ने कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट करा हो परफॉर्म, या ब्लड ग्रुप टेस्ट अपना करवाया हो, तो आपने क्लम्पिंग देखी होगी, एंड दैट इज अग्लूटिनेशन। Precipitation is another technique used to identify antigen or antibodies. In precipitation, soluble antigens bind with their antibody. Soluble antigens हो या प्रोटीन हो, हम उसे एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं और एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं ताकि वो सैंपल से सोल्यूशन से सेपरेट हो जाए। दिस रिएक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस इन लिक्विड फेज। प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग soluble antigen and soluble antibodies to produce insoluble complex. अग्लूटिनेशन जो प्रोसेस है उसमें हम पर्टिकुलेट एंटीजन लेते हैं, जैसे कि सेल है, एग्रीगेट है, और उसके लार्ज कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जब वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है ताकि वो हमें नेकेड आई से विजिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ बी सेल एपिटोप्स। तो अगर हम बात करते हैं बेटा एपिटोप्स की, एपिटोप्स क्या होता है? एंटीजन की वो साइट, जैसे अगर कोई एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी के ऊपर जो साइट होगी उसको हम बोलेंगे पैराटोप, और जो एंटीजन है, एंटीजन की जो साइट एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने वाली है उसको हम बोलेंगे एपिटोप। तो एपिटोप एक जो साइट है वो प्रेजेंट होती है सेल्स के ऊपर या एंटीजन्स के ऊपर। The epitope must have a shape that is complementary to the antigen binding site of an antibody. तो epitope की जो शेप होती है वो उसके कॉरेस्पॉन्ड होती है जैसी साइट एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। मान लो ये कोई एंटीबॉडी है और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके की साइट प्रेजेंट है, तो ये जो एंटीजन होगा इसके ऊपर भी ऐसी कुछ साइट यहाँ पे राउंड राउंड होगा जो दोनों आपस में बाइंड कर सके। जैसे यहाँ पे राउंड होगा और वो इस राउंड के साथ बाइंड कर सके। ठीक है। तो एंटीजन के ऊपर जो या सेल्स के ऊपर जो साइट है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने वाली है उसको हम बोलेंगे एपिटोप। साइज ऑफ द एपिटोप शुड नॉट बी लार्जर देन द रिसेप्टर। एपिटोप मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। यहाँ पे वाटर लविंग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। Hydrophobic amino acids are buried inside, thus cannot be an epitope for B cell receptor or antibodies. देखो अमीनो एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मतलब जो आयंस के साथ बाइंड कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक जो वाटर हेटिंग होते हैं, जो आयंस या वाटर के साथ बाइंड नहीं करते। तो एपिटोप में जो ऊपर ऊपर जो साइड प्रेजेंट होगी, अगर ये कोई एपिटोप है तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे ताकि वो लिक्विड फेस में या वाटर के प्रेजेंस में भी इजिली बाइंड कर सके। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑन द एपिटोप्स ऑफ बी सेल्स कैन बी सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल वन। In sequential epitopes, the amino acids are in contiguous fashion along the polypeptide, while non-sequential has residues from different segment of polypeptide brought from nearby folding conformation. इसका मतलब ये है जो एपिटोप होता है वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है कि एक ही सीक्वेंस में चल रहा है और उसके ऊपर अलग अलग अमीनो एसिड लगे हुए हैं एक रेगुलर फैशन में। दूसरा होता है नॉन सिक्वेंशियल। मान लो एंटीजन इस तरीके से बाइंड था, ठीक है, और अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स है ना ये बाइंड करेंगे एंटीबॉडी के साथ। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक सीक्वेंस में तो नहीं है क्योंकि ये तो फोल्ड हुआ है, और फोल्ड होने की वजह से ये वाली साइड जो एक्सपोज हुई है ये बाइंड करने वाली है एंटीबॉडी के साथ। तो ये हो गए हमारे नॉन सिक्वेंशियल अमीनो एसिड्स हम बोल सकते हैं, या नॉन सिक्वेंशियल रेसिड्यूज बोल सकते हैं, जो फोल्डिंग कॉन्फर्मेशन की वजह से हमें मिले हैं। एपिटोप्स डिस्प्ले मोबिलिटी ऑफ साइट, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द फ्लेक्सिबल रीजन। द एंटीजेनिसिटी ऑफ बी सेल एपिटोप इज डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इन द सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन सर्फेस इन डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एंटीजन है, देखो ज़्यादातर जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, मतलब एक प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड लिंक हुए हैं, तो इसका मतलब जो भी एक एंटीजन है वो प्रोटीन की फॉर्म में है। तो ये वाली चेन को हम मान सकते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन पे कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये डिटरमाइन करेगा कि ये एपिटोप कौन से एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने वाला है। ठीक है। तो इसकी एंटीजेनिसिटी मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, ये कौन सी एंटीबॉडी के साथ कितना बाइंड करने वाला है, वो इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स डिपेंड करेगा कि इसके एपिटोप पे, इसके साइड पे कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आइसोटाइप एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटाइप्स. सो आइसोटाइप होता है, आइसोटाइप एंटीबॉडीज रेफर्स टू द सेम ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज. मतलब कि कोई एंटीबॉडी है लेकिन उसी के ही थोड़े टाइप्स हैं, 3 से 4 या 4 से 5 टाइप है जो हमें सेम स्पीशीज में मिलते हैं. इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. ठीक है, लेकिन ये जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो किसी के अंदर कोई ज़्यादा प्रेजेंट है, किसी के अंदर कोई कम प्रेजेंट है. तो ये सेम स्पीशीज़ मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें ये सारी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, या मैमल्स के अंदर हमें ये सारी एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं. ठीक है, लेकिन इन्हीं एंटीबॉडीज़ के अलग अलग टाइप्स प्रेजेंट है. So isotype antibodies refers to the same group of antibodies present uniformly in different members. जो uniformly जो हर अलग अलग members के अंदर present है of the same species. Protein type alpha forms IgA, जहाँ पे alpha chain होगी heavy chain वो हो जाएगा IgA. अगर हमारी heavy chain delta है तो IgD, अगर heavy chain epsilon है तो IgE, अगर heavy chain gamma है तो IgG, और अगर heavy chain mu है तो IgM. This impart them varied biochemical characteristics which help them to perform different functions. Antibodies are formed by plasma cell से बनती है by switching from producing IgM to other types. Normally वो IgM बनाता है लेकिन उसके बाद फिर वो चेंज कर देता है IgM के अलावा IgA, DE जो भी बनाने हैं, तो अलग अलग B cells अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज बनाएंगे. During class switching there is no alteration in L chain or in the variable portion of the H chain which form the antigen binding site. अब अगर जब भी एंटीजन एंटीबॉडी बनती है, मान लो IgM की जगह कोई और एंटीबॉडी बन रही है, कोई और क्लास बन रही है, तो उसमें लाइट चेन चेंज नहीं होगी. एच चेन का जो वेरिएबल रीजन है, अभी हमने एच चेन का स्ट्रक्चर देखा था, मतलब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा था. एक सेकेंड, हाँ जी. तो एंटीबॉडी का जो एक तो ये लाइट वाली चेन ये सेम रहेगी, इसका जो ये वेरिएबल रीजन है ऑफ हैवी चेन ये भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है ना, तो ये साइड चेंज नहीं होगी. तो चेंज क्या होता है, कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन चेंज होता है. बट दे शो क्लास स्विचिंग बाय एक्वायरिंग डिफरेंट एच चेन्स इन द कॉन्स्टेंट रीजन. लेकिन अलग अलग एच चेन के अंदर कॉन्स्टेंट रीजन चेंज होते रहते हैं. दे आर फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज. All individual of a species who are normal will exhibit all 5 types of antibodies in their serum. The different species do not have the same type of constant region. अलग अलग species की बात करेंगे तो उनके अंदर जो constant region है वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे. लेकिन within the same species, अगर हम human की बात कर रहे हैं तो हर human में ये 5 टाइप के antibodies present होंगी. Thus they may possess different isotypes. When these antibodies are taken from one species and are injected into the another species, it will form antibody against these antibodies. अगर सपोज करो हमने ह्यूमन की ये एंटीबॉडीज निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मंकी, रैबिट, डॉग, हॉर्स, किसी में भी इंजेक्ट कर दी, तो ये एंटीबॉडी के अगेंस्ट उनके बॉडी में भी एंटीबॉडीज बनेंगी. दे आर यूज टू मेजर द एंटीबॉडी लेवल एंड चेक द इम्यूनोडेफिशिएंसी रिएक्शन. इस टाइप के रिएक्शन यूज होते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी को या एंटीबॉडी टाइटर्स को निकालने के लिए. दे आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द बी सेल ट्यूमर्स. ठीक है जी. तो आइसोटाइप मतलब एक ही टाइप की बहुत सारी एंटीबॉडीज. तो अगर IgG का स्ट्रक्चर देखें ऐसा होता है, IgE, IgD, IgM और IgA. IgA में 2 यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पे बीच में एक जॉइनिंग चेन है, और एक ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो तो इसमें एक सिक्रीटरी प्रोटीन प्रेजेंट होता है IgA में. IgM जो होती है वो सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी है, ये पेंटामेरिक है. यहाँ पे 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं एक सेंटर में जॉइनिंग चेन की हेल्प से. ठीक है जी. दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आइसोटाइप्स की, तो अलग अलग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज का अलग अलग फंक्शन है. जैसे IgG जो है वो परसिस्ट करती है लॉन्गर टाइम के लिए फॉर मेनी मंथ्स एंड ईयर्स फॉलोइंग इन्फेक्शन के बाद, या हमने कोई इंजेक्शन या वैक्सीन लिया तो उसके बाद हमारी बॉडी में IgG रहेगा. IgG हेल्प करता है पैथोजन को बॉडी से बाहर निकालने में, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है. IgA एंटीबॉडी को हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी, ये हमारी बॉडी की सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, जैसे सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस. दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द बॉडी इजिली. दे ऑल्सो एक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द म्यूकोसल टिश्यूज. IgM जो है वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है B सेल्स पे और एनहांस करता है फैगोसाइटोसिस को. IgE इज द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी विच पार्टिसिपेट्स इन एलर्जिक या एंटी पैरासिटिक इन्फेक्शंस. तो अगर किसी की बॉडी में वर्म्स या पैरासाइट्स एंटर हो गए, पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया या एलर्जी हो गई है, तो उस केस में एंटीबॉडी E प्रोड्यूस करेंगे B सेल्स. IgD एक्ट एज B सेल रिसेप्टर विच हेल्प इन इनिशिएटिंग इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन. तो IgD कहाँ पे होता है, B सेल के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, और ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को, बाकी टाइप के एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंड्यूस. So with this I will end this part of the video. So this is part 1, और इसके आगे के solutions जो है वो हम part 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, otherwise it will be too lengthy. So all the best for your exam and for your important questions या previous year papers. बाकी के solutions are all available. You can visit the playlist. I will put the link in the description. Thank you for watching.